संसद के दोनों सदनों में आज भी राहुल गांधी के मुद्दे पर हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने भी वेल में आकर किया प्रदर्शन। सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से चला प्रश्नकाल। विधायक इरफान अंसारी ने उठाया 108 एम्बुलेंस का मुद्दा। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में होने वाली भर्तियों में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए रहेंगे आरक्षित। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। अगले 3 दिनों में भी कई जगहों पर बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज 5वें दिन भी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के सदस्य लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। दोनों सदन ऑर्डर में नहीं आने पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। हाउस ऑर्डर में आएंगे, सबको हो जाएगा। नहीं, सदन नहीं चलाना चाहते आप। हाउस ऑर्डर में आएगा, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्य मंत्रणा समिति की कल हुई बैठक के बाद सदन को सुचारू रूप से चलाने का असर आज दिख रहा है। आज कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई और प्रश्नकाल भी व्यवस्थित तरीके से हुआ। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े सवालों को सदन में रखा। भोजनावकाश के बाद बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी बात रखेंगे। विधायक इरफान अंसारी ने एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर सवाल किया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस व्यवस्था की खामियों का उजागर किया और इसकी जांच की भी मांग की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की। पूरे राज्य में 337 एम्बुलेंस की सेवा 108 के माध्यम से प्रदान की जा रही है महोदय। दूर क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 21 और 22 में 175 बाइक एम्बुलेंस का भी स्वीकृति किया गया था महोदय। 75 नए जो पूरक पूछा है, तो ये अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार के कार्यकाल में ये इसका टेंडर वगैरह नहीं हुआ था। हमारे कार्यकाल में इसको नहीं दिया गया था। ये चला आ रहा है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा, जो अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सीबीआई जांच चल रही है राजस्थान में और भ्रष्टाचार की बात कही है, तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय इस पर हम लोग जो है सीबीआई जो जांच चल रही है राजस्थान में उसकी भी कॉपी मंगा लेंगे और जो भ्रष्टाचार की बात है उसको भी हम देख लेंगे अध्यक्ष महोदय। और देखकर भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के देश भर के विभिन्न राज्यों में बैठकें चल रही है। इस क्रम में अमृतसर में शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। जो हर स्तर पर तकनीकी सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाने पर चर्चा होगी। कल की बैठक समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। बैठक के दूसरे दिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने जैसे विषय शामिल रहे। संघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज वाराणसी में शुरू होगी। सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। काशी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में भारत शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है।
इससे पहले 14 मार्च को भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक वाराणसी में आयोजित की गई थी। पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की दूसरी बैठक में पर्यटन में सहयोग के विकास पर शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते को लागू करने के लिए संयुक्त कार्य योजना पर चर्चा हुई। भारत ने 2023 पूर्व अग्निवीरों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ में होने वाली भर्तियों में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेशों के मुताबिक अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की, तो उसके बाद के अन्य बैचों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा ये भी की गई है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी शामिल नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही में बीएसएफ की भर्तियों को लेकर भी इसी तरह का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा बनाया गया है। सरकार पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल की जानकारी के साथ रिक्तियां भी निकाल सकेंगे। सांसद जयंत सिन्हा अपने संसदीय क्षेत्र स्थित रामगढ़ 19 मार्च को अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से चलाए जाने वाले सेंट्रलाइज किचन फैसिलिटी का शिलान्यास करेंगे। यह अगले 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके जरिए जिले के 586 सरकारी स्कूलों के 50,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन के झारखंड प्रभारी डॉक्टर सांत्वना शरण ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के समय भोजन की कमी को दूर करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अक्षय पात्र फाउंडेशन पूरी दुनिया में बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अभी भारत में करीब 67 किचन्स के द्वारा डेली 21 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। ये भोजन पूरी तरह से पौष्टिक और उनको कुपोषण से बचाने के लिए दिया जाता है। इस संस्था का उद्देश्य ही है कि बच्चों को भरपूर भोजन मिले उनकी शिक्षा के लिए। भोजन की कमी से उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न आए, वो इस पूरे प्रोग्राम का ध्येय है। और इसके लिए सारे किचन जो है सेंट्रलाइज किचन बनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने टीबी जागरूकता अभियान के तहत 75 ट्रकों को रवाना किया। इन ट्रकों के जरिए 19 राज्यों में टीबी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ने टीबी संदेश वाले 75 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रक दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और गुजरात से होते हुए 19 राज्यों में जाएंगे और टीबी के बारे में जागरूक करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश में 71,000 निक्षय मित्र बने हैं, यानी कि अपोलो टायर जैसे संस्थान जो अपने ट्रक ड्राइवर टीबी मुक्त कैसे उसके लिए अभियान चला रहे हैं, वैसे ही देश के कॉरपोरेट सेक्टर, एनजीओ, पॉलिटिकल लीडर, इंडिविजुअल, कई लोग टीबी मित्र बन के टीबी पेशेंट को गोद लेते हैं। अपोलो टायर फाउंडेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के टीबी डिवीजन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश का मॉडल है, सामाजिक दायित्व देश का हर नागरिक निभाता है। उन्होंने कहा कि 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और ये जन भागीदारी से ही संभव है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मरीजों को पोषण आहार युक्त किट बांटा। ये पोषण आहार किट स्वास्थ्य मंत्रालय के निश्चय मित्र योजना के तहत दिया गया है। दोस्तों, ये अभियान को हमें और आगे बढ़ाना है। हमें हमारे जो मूल संस्कार है, हेल्थ सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रायोरिटी रहती है। हमें हमारा CSR का यूज करना है तो पहली प्रायोरिटी वो हेल्थ सेक्टर
सबको देंगे। और कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने लिस्ट देखा, इंडिविजुअल जो होना चाहिए वो कम हो रहा है। यहां बैठे हुए हम सब लोग दोस्तों, हम एक एक पेशेंट को गोद ले सकते हैं क्या? एक पेशेंट को हम गोद ले ले, महीने में एक बार 500-700 रुपीस की किट निक्षय मित्र के पोर्टल पर जाके आप देख सकते हो किट में क्या क्या चीजें हमें रखनी है, और महीने में एक बार उसके घर पे किट पहुंच जाए, एक हमारा कॉल हो जाए दोस्तों, 6 महीने में ये पेशेंट टीबी मुक्त हो जाएगा। देश का बहुत बड़ा भला होगा, देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा दोस्तों। अब तक 71,000 निक्षय मित्र 10 लाख टीबी रोगियों को गोद ले चुके हैं और हर महीने उन्हें पोषण आहार का किट भेजते हैं, साथ ही उनका हालचाल भी लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि जन भागीदारी से 2025 तक देश टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। H2N3 वायरस के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद कोडरमा सदर अस्पताल में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि वायरस से निपटने के लिए यहां 10 बेड का एक अलग वार्ड तैयार किया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड में ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। H3N2 तो एक फ्लू में ही मतलब काउंट होता है, और ये वेरिएंट है उसी का कोरोना का, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर बेड उपलब्ध हैं 8-10 दिन। उसके साथ ऑक्सीजन वगैरह कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध हैं और मेडिसिन भी उपलब्ध हैं, और अभी तक कोई केस यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ है कि वैसा है। और बाकी RT-PCR का भी 8-10 दिन में हो सकता है कि उसका भी हम लोग यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि उसका कौन वेरिएंट है क्या है उसका पता लग सके। और अगर यहाँ पर नहीं होता है तो फिर रिम्स में हम लोग उसको बृहद जांच के लिए भेजा जाता है। मीजल्स और रूबेला के खात्मे के लिए गिरिडीह में विशेष टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सदर अस्पताल में नगर निगम के वार्ड पार्षदों के साथ बैठक हुई, जिसमें अभियान को 100% सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान MPW डॉक्टर आलोक कुमार राय ने कहा कि इस अभियान में वार्ड पार्षदों के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। ये सभी वार्ड पार्षद शहरी क्षेत्र के एक मीटिंग आयोजित किया गया, जिसमें 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को टीका दिया जाना है। इसी के विचार के लिए लोग के साथ एक मीटिंग किया गया। मीटिंग में 9 माह से 15 वर्ष के बच्चे को मीजल्स और रूबेला का एक टीका दिया जाना है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से लाइफलाइन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। यह एक्सप्रेस 5 अप्रैल को कोडरमा पहुंचेगी। इस ट्रेन में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं हैं। यहां मरीजों का इलाज और ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि यह ट्रेन पिपराडीह स्टेशन पर 25 अप्रैल तक खड़ी रहेगी, जहां मरीज इसका फायदा उठा सकेंगे। छोड़ो ना। जरूरत है जिनको भी, उन लोगों को फ्री में वहाँ सर्जरी कराया जाएगा, और उनका देख रेख वगैरह सब जो है वो जिला प्रशासन अपने तरफ से करेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पिपराडीह स्टेशन वो ट्रेन लगेगी, और कैटरेक्ट की सर्जरी हो, मतलब आँख संबंधी जो भी सर्जरी करानी हो, ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हो, किसी को बचपन से क्लब फुट है, किसी का पैर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, उसका करेक्टिव सर्जरी जो है वो उसमें होगा। इसके अतिरिक्त क्लेफ्ट लिप है, जो होठ कटा हुआ रहता है, किसी का तालू नहीं रहता है जीभ के अंदर, ये सब सर्जरी जो है वो सब मास स्केल में कोडरमा में वो उसी एक्सप्रेस के माध्यम से हम लोग कराएंगे। आयकर विभाग द्वारा जमशेदपुर, हजारीबाग और रांची में कल दूसरे दिन भी सर्वे जारी रहा। जमशेदपुर के सनराइज ग्रुप और GNC ग्रुप के गोदामों में स्टॉक रजिस्टर के ब्यौरे का मिलान किया गया। उधर हजारीबाग में भंडारी ग्रुप के स्टॉक की जांच की गई। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के शांति जंगल से भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर शीतल मोची को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड पिस्टल, 25 जिंदा गोली तथा 10,000 रुपये नकद भी बरामद किया है। गिरफ्तार उग्रवादी पर 5 लाख रुपये इनाम घोषित था।
डबल बुल के जिस एरिया में चलाया गया, वहां से नक्सली कमांडर्स अपने दस्ते के साथ भागने को मजबूर हो गए थे। इसी दस्ता का एक सक्रिय सदस्य था जो सब जोनल मेंबर है, शीतल राम उर्फ शीतल मोची। माना जाता है कि ये रविंदर गंजू के दस्ते में आईडी एक्सपर्ट भी था और कई बार इसने ही आईडी प्लांट किया था, जिससे सुरक्षा बलों को इसने नुकसान भी पहुंचाया और कई बार इसी के द्वारा लगाए गए आईडी से के चपेट में ग्रामीण भी आ गए, कुछ महिलाएं भी आ गई और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और बाकी इंजर्ड भी हुए हैं। तो ये शीतल मोची सब जोनल कमांडर है, जिसके विषय में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि बालूमाथ क्षेत्र में आया है। और रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में 2019 में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी आरपीएफ जवान पवन सिंह को स्थानीय अदालत ने कल फांसी की सजा सुनाई। एडीजे 1 शेषनाथ सिंह की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। रेलवे कॉलोनी में घुस करके एक ही परिवार पर 5 लोगों पर गोली चलाई थी, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसमें आप माननीय न्यायालय श्री शेषनाथ सिंह द्वारा आज उसमें सजा सुनाई गई, जिसमें 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई और धारा 307 भादवी के अंतर्गत 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा 27 आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की। पूर्वी सिंहभूम जिले के बेताकोचा गांव के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस पर 3 लोग सवार थे। तीनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं और सभी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवैध रूप से बालू तस्करी के मामले में गिरिडीह जिले की टास्क फोर्स की टीम ने आज एक बार फिर कार्रवाई की। टीम ने झरिया गादी के पास उसरी नदी पर बालू उठाव कर रहे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। हालांकि टीम के पहुंचने पर कई धंधेबाज फरार हो गए। टीम का नेतृत्व कर रहे एसडीएम विशालदीप खलको ने बताया कि लगातार इस इलाके से अवैध खनन का मामला सामने आ रहा था। उसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने गोवंश के वृद्धि पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड के हर जिले में 5 गोचर भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए। रांची के हरमू मैदान में कल शाम हिंदू राष्ट्रीय धर्म महासभा में उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि गोवंश को बचाने से ही हमारी संस्कृति बच सकती है। उन्होंने कहा कि मंदिर लोगों को सुशिक्षित और स्वस्थ बनाते हैं, इसलिए सभी के प्रयास से मंदिर और मठ का निर्माण होना चाहिए। वेदादि शास्त्र सम्मत आचार और विचार की परंपरा का निग्रह कर अनुग्रह का विज्ञान जो हमें वेदादि शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त है। झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन के मामले पर कांग्रेस के 2 दिग्गजों प्रदीप बलूमुचु और बन्ना गुप्ता के बीच ठन गई है। हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलूमुचु ने नए एसोसिएशन बनाए जाने को लेकर बन्ना गुप्ता को खरी खोटी सुनाई है। तो आपको बड़ी साहब बोले थे कि हमको कुछ जानकारी नहीं, तब बोला कहीं बनना हमको नहीं लगता, आप बन जाइए। मतलब उस संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप बन रहे हैं तो फिर लड़ाई हमसे होगा, फिर इसमें आप नहीं बोलिए। बड़ी साहब का हमको लगता है कि अब वो बने हैं, उनकी पूरी जानकारी है, हमको गलत बोल रहे थे कि जानकारी पूरी जानकारी है और हमको लगता ठीक है एसोसिएशन का अस्तित्व। और अभी तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ अभी 22 में, कहाँ से उसका अस्तित्व आ जाएगा। हमको लगता है मंत्री होना अलग बात है, ज्ञान होना चाहिए थोड़ा। सेक्रेटरी साहब, आप सभी लोगों के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों ने अपने अपार विश्वास को, अपने मत को देकर मुझे झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और ये मैं विश्वास देना चाहता हूं
कि इस पद पे रहते हुए मैं झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन को जितनी मेरी क्षमता और दक्षता होगी उससे भी ज्यादा कोशिश करके इसको ऊंचाइयों तक ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मुंबई में होने वाले पहले एकदिवसीय मैच की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि आज राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर बिजली के खंभे को नुकसान पहुंचा। इस वजह से कई इलाकों में लोगों को अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 6 से 8 अप्रैल तक खेलगांव में आयोजित होने वाले झारखंड इमेजिंग एक्सपो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उपायुक्त सह अनुकंपा समिति के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति की ओर से सामान्य एवं चौकीदार से संबंधित कुल 15 अभ्यावेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान 10 अभ्यावेदनों को स्वीकृत किया गया। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज और राजमहल में गंगा नदी के प्रदूषण स्तर को न्यूनतम स्तर तक ले जाने में सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी के बाद राज्य सरकार ने अब दामोदर नदी के प्रवाह को अविरल और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने खलारी प्रखंड स्थित मोनेट डेनियल कोल वास्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोल वास्ट्री की ओर से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर और सुधार करने का निर्देश कंपनी के जनरल मैनेजर और संबंधित पदाधिकारियों को दिया। साहेबगंज में निबंधन इकाइयों के रजिस्ट्रार के साथ जन्म मृत्यु निबंधन कार्य से संबंधित एक दिवसीय समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनगणना कार्य निदेशालय के सहायक निदेशक संजीव कुमार साव ने निबंधन इकाई से संबंधित आवश्यक जानकारियां दी। रामगढ़ जिला प्रशासन और झारखंड आईएएस ऑफिशियल वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से छतरमांडू स्थित असना टोला में आंगनबाड़ी को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में परिवर्तित किया गया। वहीं केंद्र में कई आधुनिक सुविधाएं और बच्चों को कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत गाय बथान एवं पोखरिया पंचायत भवन में साप्ताहिक पंचायत दिवस कार्यक्रम का डीडीसी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया एवं निराकरण हेतु वीडियो को आवश्यक निर्देश दिया गया। साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कारा सुरक्षा के आंतरिक मामलों एवं जिला सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंडल कारा परिसर में खराब हुए चापाकल को जल्द से जल्द मरम्मत करने का निर्देश दिया। इप्टा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन पलामू में होने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें शामिल होने के लिए झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से इप्टा से जुड़े हुए कलाकार, साहित्यकार और बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का जनता से सीधा संवाद डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ यह सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी बात की थी, जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। आकांक्षी जिला गढ़वा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत की जनता प्रधानमंत्री आवास मिलने से काफी खुश है, क्योंकि इससे इनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास मिलने से पहले कल्याणपुर पंचायत के लाभुक मिट्टी के मकान में रहा करते थे, जिससे उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहां के मुखिया अशोक कुमार ने योजना की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इसमें शौचालय का भी व्यवस्था है, बच्चे लोगों को 3-4 रूम का कमरा मतलब आवास है, उसमें पढ़ने लिखने पाठन की भी व्यवस्था हो जा रही है सुचारू रूप से, किचन वगैरह का भी व्यवस्था हो जाती है। तो सरकार को मैं अपने ओर से, पंचायत की ओर से, प्रधानमंत्री को अपनी ओर से बधाई देता हूं। धन्यवाद। लाभुक महिला सुषमा देवी ने पुराने घर की कठिनाइयों को याद करते हुए नए घर के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत दिक्कत हो रहा था, मिट्टी के मकान था, खपड़ा के था, अब चू रहा था, रात भर बैठ रहे थे लेके। एक अन्य महिला लाभुक प्रतिमा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सौजन्य से उन्हें पक्का मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले खपड़ा के घर रहे, चुअत रहे, अब बाल पाका के हो गए, बाल बच्चा के पढ़ावत ही अथी करत ही, ऊपर मुहे हमन जाओ और देवस आओ हमन के। पहले मिट्टी के मकान में रहने के कारण गरीबों के बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था, लेकिन अब इनके घरों में पढ़ाई का माहौल बदला है। गांव की ईसा कुमारी शर्मा ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए योजना को आगे भी जारी रखने की बात कही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में आज भी राहुल गांधी के मुद्दे पर हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने भी वेल में आकर किया प्रदर्शन। सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से चला प्रश्नकाल। विधायक इरफान अंसारी ने उठाया 108 एम्बुलेंस का मुद्दा। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में होने वाली भर्तियों में 10% पर पूर्व अग्निवीरों के लिए रहेंगे आरक्षित। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। अगले 3 दिनों में भी कई जगहों पर बारिश के आसार।